फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज मैच्ड करेक्टली विद द पार्ट ऑफ द माइंड इट वर्क्स ऑन। ठीक है, क्या पूछा गया आपको फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर कि कौन सा प्रिंसिपल करेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है, विथ द पार्ट ऑफ द माइंड इट वर्क्स ऑन। ठीक है, माइंड के पार्ट कौन कौन से, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल जो है वो, जैसे सुपर ईगो का कौन सा प्रिंसिपल है, इड का कौन सा प्रिंसिपल है, आपने को बस करेक्ट मैच करवाना है इस एमसीक्यू के अंदर। देखिए ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले बताया इड के बारे में। इड मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी इन द कॉन्शियस डोमेन। ठीक है, ब्रेन के कॉन्शियस डोमेन के अंदर काम करता है और रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये आधारित होता है। ऑप्शन बी क्या है, ईगो प्रिंसिपल इज प्लेजर। ईगो के लिए प्रिंसिपल क्या है, प्लेजर का, इन द अनकॉन्शियस डोमेन। ठीक है, अनकॉन्शियस ब्रेन से वर्क करता है। सी देखिए क्या बोल रहे हैं, सुपर ईगो प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म बोथ इन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डोमेन। ठीक है, सुपर ईगो का प्रिंसिपल क्या है, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच रखता है सुपर ईगो वाला पर्सन, या फिर आइडियलिज्म की बातें करता है, साथ साथ में उनका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों डोमेन में वर्क रहता है। डी देखिए क्या बोला है, इड में क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा यूज करता है और अनकॉन्शियस डोमेन में वर्क करता है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो करेक्टली मैच कर रहा है पार्ट ऑफ द माइंड के साथ में। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच कर रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में क्या बताया गया, सुपर ईगो जो होता है वो एक आइडियलिज्म अप्रोच के साथ में वर्क करता है, प्रिंसिपल उसका आइडियलिज्म के ऊपर होता है। दूसरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों, या कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों डोमेन के ऊपर काम करता है। ये तो हो गया अपना आंसर करेक्ट। अब ये टॉपिक क्या है, ठीक है, अपन को थोड़ा देखना पड़ेगा ईड के बारे में, ईगो के बारे में, सुपर ईगो के बारे में। इससे 2 से 3 एमसीक्यू बनते हैं, जो आपको एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है केजीएमयू के अंदर, और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइकेट्रिक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है ये। तो देखिए सबसे पहले इसको कहते क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी कौन सी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। किसने दी थी, ये भी एमसीक्यू बनता है। सबसे पहले तो थ्योरी कौन सी थी इसके बारे में पूछ सकते हो। अब किसने दी थी, तो ये किसने दी थी, साइमन फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड ने जो है इस थ्योरी को पब्लिश किया था, दी थी हमें। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर किसको डिवाइड किया गया है, मेंटल एपरेटस को डिवाइड किया गया है। या फिर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट वन कौन आता है, इड, सेकंड वन आता है ईगो, एंड थर्ड वन आता है सुपर ईगो। इन 3 मेजर पार्ट्स के अंदर ब्रेन को इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं इड की। तो देखिए इड के अंदर क्या होता है, अगर किसी पर्सन को इड है, ठीक है, हम कब कहेंगे कि इसको इड अपने इड में रहता है, तो देखिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए पर्सन को। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब मन में जो चीज आई उसको इमीडिएटली हासिल करना चाहता है वो। ठीक है, और किस पे बेस रहता है, अनकॉन्शियस डोमेन पे बेस रहता है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन किस में देखने को मिलता है, इड में देखने को मिलता है। और साथ साथ में क्या होता है, ऐसे पर्सन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो प्लीजरेबल प्रिंसिपल के ऊपर। प्लीजरेबल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब उन्हें इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उनका मन किया कि हाँ मुझे एप्पल खाना है, अब वो नहीं देखेंगे कि भाई एप्पल मुझे बगीचे से तोड़नी है, या मुझे मार्केट से लेके आनी है, या मुझे चोरी करनी है। बस उसको प्लेजर प्लेजर चाहिए एप्पल खा के, तो वो खा लेगा एप्पल। उसके वो नहीं देखेगा कि भाई मैं
लाइक चोरी करूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, ठीक है, मेरे पास में मार्केट चलाने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है, मतलब वो ऐसी चीजें सोचेगा ही नहीं, इमीडिएटली अपनी जो अर्ज है उसको कंप्लीट करना चाहेगा। तो किस में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, ये न्यू बॉर्न्स के अंदर, न्यू बॉर्न्स के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल से यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है, अनकॉन्शियस डोमेन, मतलब हर लाइन के अंदर अपने एमसीक्यू बन रहे हैं इनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ईगो। ईगो जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट वन एमसीक्यू रियलिटी प्रिंसिपल। अब इसके अंदर क्या होता है, अब चूंकि ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है तो ये क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, किसके बीच में, इड एंड सुपर ईगो के बीच में। तो अच्छा कौन सा हुआ, ईगो, ठीक है, एकदम रियलिटी के ऊपर हमें रहना है, ठीक है, ज्यादा सुपर ईगो में भी नहीं जाना, ज्यादा इड में भी नहीं जाना, हमें बस रियलिटी को देखते हुए वर्क करना चाहिए। और इसमें क्या ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में आता है, तो कॉन्सियस, कॉन्सियस डोमेन इसमें क्या करता है, मेन वर्क करता है। तो मतलब बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा, कि भाई एप्पल खानी है तो उसको वो रियलिटी पे देखेगा कि भाई मैं किस प्रकार से खा सकता हूँ एप्पल को, ठीक है, तो या तो उसके पास में पैसे होंगे तो वो खरीद लेगा, ठीक है, नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास में पता है कि भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें सोच के चलेगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं सुपर ईगो की। अब जो सुपर ईगो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आइडियलिज्म के ऊपर। आइडियलिज्म इसके अंदर प्रिंसिपल होता है मेन। ये क्या करता है पर्सन, ये पर्सन बात करता है मॉरलिटी की, मॉरलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के बीच में मॉरलिटी की बात करता है। तो मॉरलिटी की बात करेगा कैसे, उनके थॉट्स को कंपेयर करके, कंपेयर थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, जो भी किसी पर्सन के थॉट है फीलिंग है तो उनके बारे में वो बताएगा, मॉरलिटी की बात करेगा, ठीक है, आइडियलिज्म की बातें करेगा, ठीक है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बातें होगी, ठीक है, इस प्रकार की बातें जो करते हैं वो किस में रहते हैं, सुपर ईगो की भावना रहती है उनके अंदर, ठीक है। तो एमसीक्यू इनके अंदर जो बन रहे थे वो मैंने आप सभी को बता दिए। तो देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल से एमसीक्यू बनता है इसके अंदर, इसके अंदर भी प्रिंसिपल से, इसके अंदर भी प्रिंसिपल से, ठीक है, और इसके अंदर न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलता है। न्यूबॉर्न जैसा होता है ये, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, एग्जाम्पल अगर दे तो आपको आराम से आपको पता लग जाएगा। किसने दी थी ये थियोरी, तो ये भी ध्यान में रखना, सिगमंड फ्रूड ने इसकी थियोरी दी थी, नाम क्या था, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना साइकेट्रिक का, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विद एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट्स के साथ में कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं अकॉर्डिंग टू किसकी, इरिक्सन्स की स्टेज, इरिक्सन ने कौन सी स्टेज दी थी, स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। तो आपने एमसीक्यू के अंदर ही एक और एमसीक्यू मिल गया कि स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट किसने दी थी, इरिक्सन ने, ठीक है, इरिक्सन ने इसको दिया था। अब आपसे पूछा है कि एडोलसेंस के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के, इंडस्ट्री वर्सेस इंफियोरिटी के, या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के, किस प्रकार के टास्क जो हैं एडोलसेंस एज के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एमसीक्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक के अंदर पूछते हैं, आपके केजीएमयू के अंदर काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है एमसीक्यू। और जिन बच्चों का प्री नहीं हुआ है और वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आरएनसीसी की क्लासेज के ऊपर, तो बता दूं डेली हमारी ऑनलाइन क्लासेज होती है यूट्यूब के ऊपर, डेली हम एक से बढ़कर एक एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं, डेली अपन टॉपिक डिस्कशन करते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम जब नियर बाय आता है तो हम टॉपिक डिस्कशन कम कर देते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सोल्व करने को मिले। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू हमने देख ही लिया, कौन सा एमसीक्यू, स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया, इरिक्सन ने।
तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा। जब बात होती है एडोलेसेंस की, तो एडोलेसेंस में क्या देखने को मिलता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का यहाँ पे साइको सोशल डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल डेवलपमेंटल टास्क का यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, एडोलेसेंस के अंदर। तो देखो इसको स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, अलग अलग स्टेज अलग अलग एज ग्रुप के साथ में। तो ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, स्टेज फर्स्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं इन्फेंट को। और इसकी एज से भी एमसीक्यू पूछा जाता है, एज कितनी, बर्थ टू 18 मंथ्स। आप सभी बोलोगे कि इन्फेंट तो 1 ईयर तक के बच्चों को बोलते हैं, तो यहाँ पे बर्थ बर्थ से भी तो शुरू किया गया है। ठीक है, न्यूबॉर्न थोड़ी कहा मैंने, इन्फेंट। ठीक है, तो 18 मंथ तक के बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो गोल होता है, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट, इसके अंदर कौन सा गोल होगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, स्टेज फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, टोडलर एज। इसकी एज ग्रुप यहाँ पे कितनी मानी है, 18 मंथ से 3 ईयर तक। इसके अंदर कौन सा गोल डेवलपमेंट होता है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम या फिर डाउट। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेज थर्ड। इन स्टेज से जो है वो डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं थोड़ा इनको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए स्टेज थर्ड जो होती है वो किसकी होती है, प्री स्कूल एज की। प्री स्कूल एज का जो एज ग्रुप रहता है कितना होता है, 3 to 6 ईयर। इसके गोल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज फोर। स्टेज फोर के अंदर स्कूल गोइंग एज। स्कूल गोइंग एज कौन सी होती है, 6 to 12 ईयर। यहां पर क्या गोल आता है मेनली, इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी वाली। नेक्स्ट स्टेज फिफ्थ। स्टेज फिफ्थ में कौन आता है, एडोलेसेंस ग्रुप। एज ग्रुप क्या रहता है इसके अंदर, तो 12 to 18 ईयर। और यहां पर क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसी का ही अपना एमसीक्यू था। नेक्स्ट स्टेज सिक्स, कौन आएगा, यंग एडल्टहुड। यंग एडल्टहुड की एज कितनी मानी गई यहाँ पे, 18 ईयर टू लेके 35 ईयर तक। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सभी ने टॉपिक पढ़ा हुआ तो होगा, तो साथ साथ में वो मेमोराइज कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ इस टॉपिक को, तो वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। सेवंथ स्टेज, सेवंथ में कौन आता है, मिडल एडल्टहुड। एज ग्रुप कितनी मानी गई यहाँ पे, 35 to 65 ईयर। गोल क्या रहता है, जनरेटिसिटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एंड फाइनल एट्थ स्टेज में क्या होता है, लेट एडल्टहुड।
इसके अंदर मोर देन 65 ईयर की एज रखी जाती है। और इसके अंदर कैसा गोल्स, कैसा कौन सा साइको सोशल डेवलपमेंट होता है? ईगो इंटीग्रिटी, वर्सेस डेस्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ये कंप्लीट साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी कंप्लीट होती है। तो किसने दी थी? इरिक्सन ने दी थी। अलग अलग स्टेजेस के अंदर इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इमोशनल रिलीज एंड डिस्चार्ज आफ्टर कॉन्शियसली रिलीविंग ए पेनफुल एक्सपीरियंस दैट हैज बीन रिप्रेस्ड इज नॉन एज। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी प्रकार के पेनफुल एक्सपीरियंस को, ठीक है, कॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं? रिलीव कर रहे हैं। किसकी मदद से? इमोशनल रिलीज से या फिर इमोशनल डिस्चार्ज से। ठीक है, इस प्रकार के रिप्रेशन, इस प्रकार की जो थेरेपी है या फिर इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या जाना जाता है इसको? ठीक है, पेन, कोई प्रीवियस पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, जो पहले क्या था? एकदम रिप्रेस था, दबा हुआ था। ठीक है, अभी क्या कर दिया? कॉन्शियसली उसको हम क्या कर रहे हैं? रिलीव कर रहे हैं बाय द इमोशनल रिलीज। ठीक है, इमोशनल रिलीज मान लो, या फिर कोई बॉडी लाइक जैसे कोई भावनाओं में बह जाना। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को भूलने के लिए, कॉन्शियसली उसको हटाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी करना क्या कहलाता है? कैथारसिस, एब्रिएक्शन, वेंटिंग आउट या फिर गाइडेड रिलैक्सेशन। ठीक है, पेनफुल एक्सपीरियंस को हमें भूलना है या फिर उसको सप्रेस करना है, डिस्चार्ज करना है बॉडी से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बट ये होना चाहिए क्या? कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली नहीं होना है, होना कॉन्शियसली है। क्या कहेंगे? कैथारसिस, एब्रिएक्शन, वेंटिंग आउट या फिर गाइडेड रिलैक्सेशन। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि कॉन्शियसली हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं? किसी के जो दबे हुए पेनफुल एक्सपीरियंस थे उन्हें हम बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्रिएक्शन। क्या मीनिंग होता है? सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझे हम तो क्या आता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग ए रिप्रेस्ड इमोशन। रिप्रेस्ड इमोशन का मतलब अंदर ही अंदर किसी ने जानबूझ के अंदर दबा लिया अपने अंदर इमोशन को। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं? कॉन्शियसली हम बार बार में उसे इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं कि वो अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को बताए। तो उसे बताने के बाद में उसके वो अंदर से क्या करेगा? वेंटिलेशन फील करेगा, मतलब हल्का महसूस करेगा पेशेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो किस प्रकार के एमसीक्यू पूछ सकते हैं इसके अंदर हम? लाइक जैसे कोई यहाँ पे सेंटेंस था, पेशेंट ने कंप्लीट कर दिया, हम बोलते हैं ओके, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट एमसीक्यू यहां से शुरू कर देते हैं, लाइक ओके देन व्हाट हैपन। ठीक है, फिर से हमने एमसीक्यू पूछ लिया, मतलब इतना सारा उसमें इवेंट उसने बताया। अब इवेंट के पीछे की कहानी और जाननी है हमें, क्योंकि हम तो थेरेपी कर रहे हैं। इसके लिए हमने फिर से एमसीक्यू पूछा, अच्छा और आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कॉन्शियसली हम उसको उस प्रॉब्लम को फेस करवाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्रिएक्शन थेरेपी या एब्रिएक्शन कहा जाता है इसको। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी का ही सिमिलर एक वर्ड और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस। ठीक है, अगर जो जिसे इन दोनों का मीनिंग पता होगा तो उसके कंफ्यूजन रहा होगा कि एब्रिएक्शन क्यों करेक्ट होगा, कैथारसिस को क्यों नहीं करेक्ट किया। क्यों? कैथारसिस क्या एक जनरल टर्म है, ठीक है। एब्रिएक्शन एक स्पेशली अपना थेरेपी का पार्ट बन जाता है। कैथारसिस एक जनरल टर्म है। कैथारसिस के अंदर भी हम क्या करते हैं? इमोशंस को एक्सप्रेस्ड आउट करते हैं, चाहे वो अनकॉन्शियसली हो। अनकॉन्शियसली कैसे करेंगे? किसी आर्ट के माध्यम से। लाइक पेशेंट को लाइक कोई आर्ट हमने दिखा दी, ठीक है, तो फिर वो खुद से ही आर्ट देख के अनकॉन्शियसली उसको याद आ रहा कोई चीज, हम उसमें क्या कर रहे हैं? हमने आर्ट दिखाया उसको। ठीक है, तो कैथारसिस भी इसी प्रकार की एक प्रोसेस होती है
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अंदर जो दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालते हैं। मगर कॉन्शियसली अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, बार बार उससे एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है, उससे पेनफुल एक्सपीरियंस को वापस फील करवाते हैं उसको, तो ये कौन सा होता है, एब्रिएक्शन थेरेपी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन पाइजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज सीन इन विच स्टेज, कौन सी स्टेज पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की जैसी फीलिंग आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की स्टेज, कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है इस प्रकार का। ये थ्योरी किसने दी थी, पाइजेट थ्योरी, पूरा नाम क्या है, जीन पाइजेट, ठीक है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। एक एमसीक्यू और एमसीक्यू में एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है। जहां से भी एमसीक्यू बनेगा हम उसको क्या खींच के बाहर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख के जाना है यहाँ से, क्योंकि 50-60 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है। तो ज़्यादा यही रहता है कि जितना ज़्यादा आप गेन कर सको, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं मेरा यहाँ पे बेस्ट देता हूँ। क्लासेज अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। डाउट्स वगैरह हो या फिर कुछ और यहाँ पे बताना हो, ठीक है, कोई प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए इस लाइन का क्या मीनिंग है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या बता रहा है, एक प्रकार की थिंकिंग को बता रहा है। किस प्रकार की थिंकिंग, साइट का मतलब क्या होता है, अपने विजन, विजन को लेके, लाइक हम जो देख पा रहे हैं हमारी वो आई साइट है, ठीक है। लाइक यहाँ पर क्या पढ़ा था, एप्पल पढ़ा था, पहले पढ़ा था, तो अभी क्या हो गया, वो आउट ऑफ साइट हो गया, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, आउट ऑफ माइंड है, ठीक है। इस प्रकार की यहाँ पे ना तो दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, और एक यहाँ से अपने दिमाग से भी जा चुका है, मगर यहाँ पर परमानेंटली थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। क्या मीनिंग हो गया कि द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। क्या मतलब हो गया कि इस स्टेज के अंदर, अभी मैं बताऊंगा कौन सी स्टेज में होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है। मतलब क्या कि पर्सन को लगता है कि ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे था, लाइक एप्पल यहीं पड़ा है और यहीं पे अभी भी पड़ा है, मगर वो रियलिटी के अंदर वहां पे नहीं है, ठीक है। मतलब क्या लिखा गया, द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, जब वो आउट ऑफ साइट भी हो चुका है, वहां से उसको किसी ने हटा लिया है, फिर भी वही बातें, फिर भी वही ऑब्जेक्ट उसे फील हो रहा है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब ये कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज में होता है ये, सेंसरी मोटर स्टेज। कब होती है सेंसरी मोटर स्टेज, तो इसका भी एमसीक्यू आपको बताना है, आंसर देख लीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज कब देखने को मिलती है, बर्थ टू 2 ईयर की एज पे। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है सबसे पहले, सेकंड और क्या होता है इसके अंदर, रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड एक्ट इंटेंशनली। ये प्रोसेस जो है होती है सेंसरी मोटर स्टेज में होती है और बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बच्चा रहता है, न्यूबॉर्न से लेकर 2 ईयर की एज के तक जो कौन सी स्टेज प्रेजेंट रहती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। किसने दी थी, पाइजेट थ्योरी, जीन पाइजेट ने इसको बताया था। ये थ्योरी कौन सी है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी। किसने दी थी? जीन पाइजेट ने। एमसीक्यू बनता है यहाँ से, डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, और इस प्रकार का इन कौन कौन सी स्टेज होती है उससे भी एमसीक्यू बनता है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है इसके अंदर? 4 स्टेज होती है टोटल। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। कब देखने को मिलती है? बर्थ टू 2 ईयर में देखने को मिलती है, और मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर होता क्या है। सेकंड स्टेज की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। केजीएमयू में आपके साइकेट्रिक एमएसएन फंडामेंटल से ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए अपन यहाँ पे साइकेट्रिक को अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी फंडामेंटल और एमएसएन भी साथ साथ में कंटिन्यू चलाएंगे, सीएचएन का भी कुछ पार्ट पूछा रहता है, ठीक है। बाकी सिलेबस तो आप सभी को पता है इसका। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी तो हमारे आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आप सभी को बताया था। चलिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये कब होती है? ये होती है 2 ईयर टू 7 ईयर तक। 2 ईयर टू 7 ईयर की एज के अंदर क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है? तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो स्टेज रहती है यहाँ पर जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? सेल्फ ओरिएंटेड, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड होता है, इगोइस्टिक होता है। ये कौन सी बता रहा हूं मैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज। अब इस ईगो को वहां से मत जोड़ लेना कि जो मैंने बताया था माइंड के प्रिंसिपल से, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड से रिलेट मत कर लेना, ठीक है। इगोइस्टिक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल्फ ओरिएंटेड हो जाता है, आप तो जैसे कहते हैं ना भाई तो उसमें तो बड़ा ईगो है, उस प्रकार का बच्चा हो जाता है यहाँ पे। कौन सी स्टेज के अंदर? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? मैजिकल एंड फैंटेसी थिंकिंग। चलिए, नेक्स्ट स्टेज की मैं बात करता हूँ। टोटल कितनी होती है? 4 स्टेज होती है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कब कब देखने को मिलती है? तो 7 ईयर टू 11 ईयर्स तक जो ये थ्योरी देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है? अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे समझने लगता है बच्चा। स्टार्ट टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे तो क्या था? मैजिकल थिंकिंग था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेवलप द कंजर्वेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बच्चे के अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरे जो चीजों को देखेगा तो थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या था? इगोइस्टिक था, यहाँ पर इगोइस्टिक नहीं रहेगा, ठीक है। उल्टा बुरा सीधा सीधा ये सब चीजें समझने लगेगा। थॉट के अंदर क्लेरिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। लास्ट स्टेज कौन सी होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है कब देखने को मिलती है? मोर देन 11 ईयर की एज के अंदर। यहां पर कोई कैसी थिंकिंग हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हर चीज के पीछे वो रीजन देखेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। और इस स्टेज को जो है वो सभी पर्सन जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अचीव नहीं कर पा रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि भाई आगे उनका डेवलपमेंट हुआ तो इस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, मगर इस स्टेज की भी सुपीरियरिटी तक नहीं जा पाते हैं। हर पर्सन नहीं जा पाता, वो बीच में रह जाते हैं इस स्टेज के। उनका दिमाग का विकास
कम रह जाता है, कंप्लीट इस स्टेज के अंदर विकास उनका नहीं रह पाता है। पर्सन जो होता है वो अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है इन पर्सन के अंदर। ये किसने बताया था आपको? जीन पाइजेट ने। ठीक है, ये एमसीक्यू हो गया, ये टॉपिक भी हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब आपको पता होगा इसके अंदर, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर हमें किस किस प्रकार की कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, सब चीज़ें हमारे समझ में आ गई। कहीं से भी एमसीक्यू पूछे आप आराम से अपना एमसीक्यू कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, a perception that occur when a sensory stimulus is present, बस यहीं पे अपना एमसीक्यू है। but is incorrectly perceived and misinterpreted is known as, इसके बारे में मैंने आपको मेंस के टाइम पे भी पढ़ाया था और लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि सेंसरी स्टिमुलस तो प्रेजेंट है मगर उसे मिस इंटरप्रिटेड किया जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? तो ये होता है अपना आंसर क्या? इल्यूजन। ठीक है, डिल्यूजन तो फिक्स फास्ट बिलीव होता है, हेलुसिनेशन के अंदर तो प्रेजेंट नहीं रहता है फिर भी उसको पता लगता है। ठीक है, अब्सेंस, यहाँ पे जो अब्सेंस रहता है स्टिमुलस होता ही नहीं है, और यहाँ पे फिक्स्ड फॉल्स बिलीव। और ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कॉन्शियसनेस अल्टर होता है, डिले डिमेंशिया के अंदर मेमोरी अल्टरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रिसिपिटेटेड बाय वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड, किसी प्रकार का इमोशनल स्टेट हुआ, इमोशनल कंडीशन हुई, उसकी वजह से एक कंडीशन प्रिसिपिटेट हो गई, मतलब बढ़ गई या फिर सडनली डेवलप हो गई। क्या हुआ कि पर्सन का जो मसल टोन है वो क्या हो गया? टेम्परेली लॉस हो गया, और फिर क्या होगी? मसल्स वीक हो गई, मतलब पर्सन वीक हो गया। ठीक है, मसल टोन रहेगा नहीं तो पर्सन कैसा रहेगा? वीक रहेगा। ठीक है, और ये कब प्रिसिपिटेट हुई, कब उत्तेजित हुई? एक इमोशनल स्टेट की वजह से। इसे हम क्या कहेंगे? कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्जन, कन्फाबुलेशन। तो देखो, कैथारसिस को तो मैं खुद से एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताया था पहले जब एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन के अंदर हमने पढ़ा था। आपके सामने बचे तीन ऑप्शंस, कैटाप्लेक्सी, कंपल्जन, कन्फाबुलेशन। क्या रहेगा आंसर? क्या रहेगा आंसर? तो देखिए, दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कैटाप्लेक्सी। ठीक है, एक होता है कैटाप्लेक्सी, दूसरा होता है कैटालेप्सी। तो देखिए, कंफ्यूजन होती है दोनों में। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कैटालेप्सी और कैटाप्लेक्सी। तो देखो, कैटाप्लेक्सी के अंदर आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम अभी एक इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? पर्सन है, और ये दोनों इसके क्या है? हैंड्स है। ये आराम से खड़ा है अभी। अभी ये इसने क्या किया? गिर गया। ठीक है, मसल टोन इसकी वीक हो गई। ठीक है, सडनली इमोशनल स्टेट तो कैसा भी हो सकता है, क्राइंग की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस की वजह से हो सकता है, मतलब इमोशंस तो कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है? सडनली क्या हो गया? टेम्परेरी लॉस हो गया किसका? मसल टोन का। पर्सन कैसा हो गया? वीक हो गया। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग स्टेज होती है, किसी का यहाँ पे ओनली नेक गिर जाती है, पार्शियल कैटाप्लेक्सी होती है, ठीक है, और कंप्लीट कैटाप्लेक्सी होती है। अलग अलग टाइप के होते हैं, वहां तक हमें नहीं जाना है। अब इसको याद कैसे करोगे? अब ये जो पर्सन है, ये क्या हो गया? गिर गया। अभी आपको देखो, यहाँ पे आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये जो है, ये क्या है? एक प्रकार से एक्स बना हुआ है। ठीक है, आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, एक प्रकार से एक्स बना हुआ है। अब जब ये गिरेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
भाई गिरेगा तो मुस्कुराएगा थोड़ी। चलो सेट कर देते हैं इसको। गिर गया। अभी क्या हो जाएगा इसके, इस प्रकार का तो क्या बन गया, एक तरीके से एक्स बन गया, ठीक है। एक्स जैसी स्ट्रक्चर अपन इमेजिनरी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बनता नहीं है। तो कैटाप्लेक्सी के अंदर एक्स बनता है, मतलब उसकी मसल टोन चली गई। अब कैटालेप्सी के अंदर जो बनेगा अपना स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ वो क्या बनेगा, एल बनेगा। तो एल कैसा है, देखो देखिए, कैटालेप्सी के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर है तो दोनों ही प्रॉब्लम किसकी, मसल्स की। इसके अंदर क्या आती है, रिजिडिटी। रिजिडिटी टोन आ जाएगी, एकदम बॉडी रिजिड हो जाएगी, ठीक है। रिजिड पोस्चर ले लेगा वो, टोन या पोस्चर अपन कर सकते हैं, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, ये एमसीक्यू बनता है यहाँ से। तो देखिए ये बनता है कैटाटोनिक schizophrenia। कैटाटोनिक schizophrenia वाली कंडीशंस में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को एक कोई भी एक जो है वो स्पेशल पोजीशन ले लेता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालेप्सी। लाइक ये पर्सन है, बैठा है शांति से, ये इसकी नेक बना दी हमने, ठीक है, ये इसका हैंड बना दिया। मगर ये वाला हैंड जो इसने क्या कर लिया, अपर साइड में करके बैठ गया एकदम आराम से। अब ये ना तो नीचे कर रहा है ना कुछ और कर रहा है, बस पकड़ के ऐसे बैठ गया, साइड में से ऐसा पोस्टर बना लिया इसने, ठीक है। और ये इस प्रकार से अपने पैर कर लिए, ठीक है, और ऐसे बैठा है बस, मतलब रिजिड पोस्चर बना के बैठ गया। कौन सा हो गया, कैटालेप्सी। और कैटाप्लेक्सी के अंदर क्या होता है, मसल टोन चली जाती है। सडन फॉल, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये एमसीक्यू पूछते हैं। जैसे ये तो क्या हुआ, कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया, और ये किस में देखने को मिलता है, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है, लॉस ऑफ टोन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कन्फाबुलेशन की बात करें। कन्फाबुलेशन क्या होता है, सिम्टम होता है, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम कह सकते हैं अपन इसको। किसी प्रकार की मेमोरी प्रॉब्लम रहती है, पर्सन को हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें पता है कि उसका आंसर क्या है, मगर फिर भी हम पेशेंट से पूछते हैं, तो पेशेंट को वो बीच बीच से उसकी मेमोरी मिस हो जाती है, तो वो क्या करता है, पेशेंट खुद से गैप फिल करने लगता है, ठीक है, स्टोरीज बनाएगा खुद की उस गैप को फिल करने के लिए। तो वो क्या होता है, अपना कन्फाबुलेशन। क्या होता है, कन्फाबुलेशन। और कंपल्सन क्या होता है, कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार के बिहेवियर करता है, ठीक है, जिसमें ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है पेशेंट को, ठीक है। जब आप ओसीडी पढ़ते हैं ना अपन, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, कंपल्सन का मतलब एक्ट करना, ठीक है, ऑब्सेशन का मतलब थॉट्स आना, उसका कंपल्सन करना। और इस प्रकार की डिजीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए, कैटाप्लेक्सी हो गया, कैथारसिस हो गया, कंपल्सन हो गया, कन्फाबुलेशन हो गया, चारों हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू। क्लास अच्छी लग रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स आए हैं तो उसके लिए भी जरूर कमेंट कीजिए। डाउट्स में तो आपको करने ही चाहिए कमेंट्स, ताकि आपके अगर वो डाउट आपके एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ गया तो आपका एमसीक्यू गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म इन फोबिया इज, फोबिया के अंदर कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म काम आती है, डिस्प्लेसमेंट, डिसोशिएशन, डिस्टोर्शन या फिर कन्वर्जन। फोबिया के अंदर कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म को काम में लिया जाता है पेशेंट के द्वारा। डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक अपने आप में साइकेट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में एक डिफेंस मैकेनिज्म तो पूछी जाती है, अगर पेपर साइकेट्रिक से ज़्यादा देखने को मिलता है तब कंफर्म एक एमसीक्यू आपको डिफेंस मैकेनिज्म से पूछते हैं। और ये एमसीक्यू जैसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो या तो आपके सेम पूछ ले या किसी और प्रॉब्लम से पूछ ले। तो देखिए, एक साइड में मैं लिख रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म, और एक साइड के अंदर हम लिखते हैं डिजीज कंडीशन, ठीक है। डिजीज मान लो या फिर कोई अल्ट्रेशन मान लो बॉडी के अंदर। तो देखिए फोबिया के अंदर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड हम बात करते हैं ओसीडी। ओसीडी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन।
या फिर अनडूइंग। थर्ड हम बात करते हैं ग्रीफ। ग्रीफ के अंदर पेशेंट क्या करता है? डिनाइल। फोर्थ हम बात करते हैं स्कीजोफ्रेनिया। यहां पर क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्शन। ये सारी मैं डिफेंस मैकेनिज्म लिख रहा हूं, अगर डायरेक्ट इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिले तो अपना आंसर हो सकता है। फिफ्थ क्या होता है? एनयूरेसिस। एनयूरेसिस में क्या होता है? रिग्रेशन। और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस प्रॉब्लम्स के अंदर ज्यादा क्या देखने को मिलता है? रिप्रेशन। चलिए, ये हो गई कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, और ये इतने सारे अपने एमसीक्यू हैं, 6 टाइप के एमसीक्यूज और बन सकते हैं। ये सारे एमसीक्यू देखो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तभी यहाँ पे मैं आपके लिए सबके लिए समराइज करके लेके आया यहाँ पे। ठीक है, क्यों पूछा रहता है बार बार इन टॉपिक से। अब इसी को 3-4 लाइंस के अंदर और एमसीक्यू को बड़ा कर दिया, फिर पूछ लिया कि भाई यहाँ पे क्या डिफेंस मैकेनिज्म काम में ली जाएगी। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री? फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है? बेंजामिन रस, फिलिप पेनल, एमिल क्रैपलिन या फिर विलियम ट्यूब? तो देखो, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक से पहले ये देख लेते हैं बेंजामिन रस कहाँ का फादर है। ये है अमेरिकन साइकेट्रिक का। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, बेंजामिन रस फर्स्ट अमेरिकन अमेरिकन साइकेट्रिक्स का क्या है? फादर। तो मॉडर्न साइकेट्रिक का फादर कौन है? यहाँ पे अपना आंसर क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। डिमेंशिया प्रिकोक्स किसने नाम दिया था स्किज़ोफ्रेनिया का? ये आप कमेंट के अंदर बताना मुझे। याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे डिमेंशिया प्रिकोक्स कहते किसके लिए हैं और किसने इसको ये टर्म दी थी? विथ रिगार्ड्स टू डायग्नोसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर द टर्म डीएसएम स्टैंड फॉर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करते हैं तो हम एक टर्म का यूज करते हैं, डीएसएम। तो डीएसएम का क्या मीनिंग होती है? डीएसएम की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है। डिजीज सिस्टम मैन्यूल, डायग्नोस्टिक सिस्टम मैन्यूल, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैन्यूल या फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम फॉर मेंटल डिसऑर्डर। इस डीएसएम के अंदर होता क्या है? डिजीज कंडीशंस का डिस्क्रिप्शन है, डायग्नोसिस है, और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक प्रकार की बुक होती है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? अपना ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू होता है ना DSM-5, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग इनके एडिशन आते जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient is brought to the casualty in the state of altered sensorium। एक पेशेंट है जो कैजुअलिटी के अंदर आया है, मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है। अल्टर्ड सेंसोरियम है उसका। ही वाज ऑन लिथियम ट्रीटमेंट फॉर अफेक्टिव डिसऑर्डर। कहाँ पे था वो? लिथियम ट्रीटमेंट पे था। अफेक्टिव डिसऑर्डर, इमोशन की डिसऑर्डर पे था। हैज सफर्ड थ्रो ए अटैक ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स। अभी उसको क्या आ गए हैं? एपिलेप्टिक फिट्स आ गई है। On examination, he has worsening tremor, increased deep tendon reflex, and incontinence of urine. He has also undergone an episode of severe gastroenteritis 2 days ago. The probable cause for his present stage। अब ये जो आपको सिनेरियो यहाँ पे बना है, इसका प्रोबेबल कोज क्या है? इसकी करंट जो स्टेज है यहाँ पे, क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे? लिथियम टॉक्सिसिटी, डिहाइड्रेशन, मैनिक एपिसोड या फिर डिप्रेसिव स्टूपर।
तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, और कोई यहाँ पे ऑप्शन अपना इतना अच्छा और इतना सटीक बैठ भी नहीं रहा है यहाँ पे। आंसर क्या रहेगा, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई, क्योंकि ट्रेमर्स आ रहे हैं पेशेंट को, अर्ली साइन में आता है ट्रेमर्स लिथियम टॉक्सिसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिथियम टॉक्सिसिटी। अब लिथियम की इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होती क्यों है, इससे भी एमसीक्यू बनता है। इस क्या है होता है, इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है, नैरो होता है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होने की वजह से। ठीक है, मतलब जो थेरापेटिक रेंज रहती है इसकी डोज की, अगर उससे थोड़ा बहुत भी, क्योंकि ये बहुत छोटी रेंज है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा भी इसके अंदर अल्टेशन हुआ तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। इसलिए लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत हमें ध्यान में रखना होता है, जिसको लिथियम चल रही होती है। ठीक है, उसके हम कंटिन्यूअली ब्लड अपन मॉनिटर करते रहते हैं टॉक्सिसिटी के लिए। और कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है, कंडीशंस कोज की हम बात करें तो देखो, डिहाइड्रेशन टॉक्सिसिटी कोज करवाने की रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, लो सोडियम डाइट, और क्या देखने को मिल सकता है, हमें सोडियम का यहाँ पे बैलेंस रखना जरूरी होता है। जब लिथियम चल रही होती है तो सोडियम बैलेंस रखना जरूरी होता है बॉडी के अंदर, और जब डिजॉक्सिन दे रहे होते हैं तो पोटेशियम बैलेंस रखना जरूरी होता है। दोनों एमसीक्यू बने हुए हैं। और जब टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देखने को मिलेंगे, ट्रेमर्स को, किस प्रकार के, कोरस ट्रेमर्स। और क्या देखने को मिलेगा, अटैक्सिया, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी यहाँ पे, इंक्रीज मसल्स में क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्सियसनेस जो होती है वो पेशेंट की, वो भी यहाँ पे अल्टर हो जाएगी। सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है ये। ठीक है, और साथ में क्या आ सकते हैं, फिस्ट आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। मैनेज कैसे करोगे, अगर टॉक्सिसिटी हाई डोज से हुई है तो क्या करना है, ड्रग को स्टॉप करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है। इसके बाद में क्या करना है, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, यहाँ पे शुरू कर देना है। ये क्या करेगा, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फेट, ये क्या करेगा, क्या काम आएगा ये, इट रिमूव द अनएब्जॉर्ब्ड लिथियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। और भी ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई तो भी हम क्या कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस। फाइनल, अगर टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा सीवियर हो गई है, क्या करोगे, हीमोडायलिसिस। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, सबसे पहले डोज की हम बात करें, इसमें एक्यूट मेनिया कितनी डोज रखेंगे, 1.0 से 1.5 मिली इक्वलेंट पर डीएल। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट डोज, मेंटेनेंस डोज की हम बात करें तो ये कितनी आएगी, 0.6 से 1.2 मिली इक्वलेंट पर डीएल। और टॉक्सिसिटी कब हो जाएगी, मोर देन 1.5 मिली इक्वलेंट पर डीएल। इसलिए हम कहते हैं क्या, इसका थेरापेटिक इंडेक्स काफी नेरो है। ठीक है, अगर यहाँ से 1.2 तक तो ठीक है, 0.3 ज़्यादा बढ़ गया तो टॉक्सिसिटी करवा देगी। ठीक है, इसलिए हमें काफ़ी ध्यान से रखना। और बाद में इसका जो सैंपल लेते हैं तो आफ्टर 12 आवर लेते हैं, लास्ट डोज के आफ्टर 12 आवर जो इसका क्या करते हैं अपन, सैंपल कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये समझ में आ गया यहाँ पे लिथियम क्यों हुआ,
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रांसफेरेंस मीन्स, ट्रांसफेरेंस का क्या मीनिंग होता है? सिंपल सा एमसीक्यू है, ट्रांसफेरेंस का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल स्पॉन्टेनियसली रिपोर्ट्स ऑल थॉट टू द थेरेपिस्ट, strong positive negative feeling toward the therapist on part of client, individual prevents all the repressed thought, या फिर none of these। मीनिंग क्या रहेगा ट्रांसफेरेंस का? तो देखिए दो तरह की टर्म होती है, एक होती है ट्रांसफेरेंस, दूसरी होती है काउंटर ट्रांसफेरेंस। दोनों आपने टर्म्स पढ़ी होगी। देखिए ट्रांसफेरेंस का क्या मतलब होता है? ट्रांसफेरेंस होता है पेशेंट व्यू नर्स एज being similar to an important person in his life या हर लाइफ। मतलब पेशेंट नर्स को अपनी किसी सिमिलर इम्पोर्टेंट पर्सन की इमेज से उसको वैसे ही समझता है जैसे वो अपने वो सिमिलर पर्सन को समझता है। ठीक है, सपोज नर्स को अपनी बेटी के रूप में मानना, ठीक है, नर्स को अपनी वाइफ के रूप में तो नहीं, अपनी मदर के रूप में देखना, अगर कोई छोटा बच्चा है तो ठीक है वैसे समझ ले। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफेरेंस। और काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है? नर्स किसी को अपना पिताजी के समान उसको उनकी जो है वो केयरिंग कर रही है, या फिर पिताजी से समान उनको मान के कर रही है, अपना बच्चा समझ के कर रही है, अपना हस्बैंड समझ के कर रही है, क्योंकि वो उसको उस लाइक जैसे उस प्रकार उसको समझ ले। ठीक है, वो होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं पेशेंट रिमाइंड द नर्स, या फिर यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं नर्स ही हो। ठीक है, रिमाइंड द नर्स डॉक्टर ऑफ समवन इन हिज हर लाइफ। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि पेशेंट नर्स को या फिर डॉक्टर को ऐसा कुछ याद दिला रहा है जो उससे रिलेटेड हो उसकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन के साथ में। ठीक है, मतलब पेशेंट की जो इमेज है, पेशेंट की जो पर्सनालिटी है, वो डॉक्टर को या नर्स को अपनी लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की इमेज या उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से दिख रहा है, तो वो होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। और यहाँ पर होता है ये ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस का मतलब पेशेंट जो है वो नर्स को समझेगा, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह। सिंपल सा मीनिंग है ट्रांसफेरेंस और काउंटर। आप यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है ट्रांसफेरेंस के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फीलिंग आएगी टुवर्ड द थेरेपिस्ट ऑन पार्ट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की ओर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। अब ये फीलिंग पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है क्लाइंट क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफेरेंस, और काफी कॉमन देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स के अंदर। जब आप सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जब ड्यूटी करोगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफी अच्छा लगा। टी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम केजीएमयू। और टेस्ट सीरीज के लिए फिर से एक रिमाइंडर है, जरूर कंसिडर कीजिए लाइव रैंकिंग, दिन में 2 टेस्ट। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से हमने टेस्ट बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। करते रहिएगा, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू।